ऑलराइट गाइस, सो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं गेट 2023 एंड गेट 2024 के थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम। सो हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन गाइस हमारा कहता है कि two meshing spur gears 1 and 2 with diametrical pitch of 8 teeth per mm and an angular velocity of omega 2 by omega 1 is equal to 1 by 4 is equal to 1 by 4. Okay, have their centers 30 mm apart. The number of teeth on the gear 1 is, तो आपको डायमेट्रिकल पिच दी हुई है, फिगर दिया हुआ है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा है द नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, यानी गियर 1 पे आपको नंबर ऑफ टीथ की बात कर रहा है, गियर 1 पे आपको नंबर ऑफ टीथ पूछ रहा है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो हमें क्या पता है, देखिए अगर हमें सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है 30 mm, तो कैन वी से कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 30 mm, राइट गाइस? सो आपको इसमें आई होप कि कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब R1 प्लस R2 है 30 mm और आपको क्या दिया हुआ है? आपको ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 दिया हुआ है, यानी ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 आपको कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 1 बाई 4, राइट? तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि ये है R1 बाई R2 के बराबर, राइट? सिंपल वेलोसिटी रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आपके रेडियस या डायमीटर या नंबर ऑफ टीथ के इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1। आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं R2 की जगह पे 4 टाइम्स R1 लग दूँ और ये हो गया 30 mm, तो यहाँ से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू 6 mm? तो R1 हमको मिल गया 6 mm, राइट? अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर। ड्राइवर पे नंबर ऑफ टीथ निकालने हैं। तो ड्राइवर पे नंबर ऑफ टीथ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो ड्राइवर पे नंबर ऑफ टीथ निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सर आपको डायमेट्रिकल पिच दी हुई है, राइट? तो डायमेट्रिकल पिच बेसिकली क्या होती है सर? ये होती है T बाई डी, ओके? रिवर्स ऑफ द मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है? डी बाई टी। डायमेट्रिकल पिच क्या होती है? ये होती है टी अपॉन डी, और ये आपको दी हुई है 8 के बराबर, राइट? अब हमारे पास टी हमको निकालना है, डी कितना हो गया? डी हो गया हमारा 12 mm, राइट? तो इसको हम T1 बोल देते हैं क्योंकि हमको 1 का निकालना था। 1 का रेडियस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना? तो अब हम इसको ऐसा लिख देते हैं कि T1 बाई 12 इज इक्वल टू 8, ओके? सो यहां से T1 अब हम निकाल सकते हैं। तो T1 कितना हो गया? 12 इंटू 8 यानी 96। T1 हो गया 12 इंटू 8 यानी 96। सो नंबर ऑफ टीथ गाइस हमारे कितने आ गए? नंबर ऑफ टीथ आ गए हमारे 96। तो हमारे नंबर ऑफ टीथ कितने गाइस? नंबर ऑफ टीथ है हमारे 96। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया, ठीक है? ये हमारा गेट 2023 का क्वेश्चन था, 1 मार्क का क्वेश्चन था। आई होप अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, गेट 2023 का 1 मार्क का क्वेश्चन है। प्लीज रीड द क्वेश्चन, आई एम वेरी श्योर वी कैन डू इट। कोशिश करेंगे रीड करने के लिए। लेट्स रीड द क्वेश्चन गाइस। सो क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है द फिगर शोज a block of mass m is equal to 20 kg attached to a pair of identical linear springs having a spring constant k is equal to 1000 Newton per meter. Okay, very well. The block oscillates on a frictionless horizontal surface. Okay, assuming free vibrations, the time taken by the block to complete 10 oscillations is, तो हमारे ब्लॉक को 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन है जैसे हमें प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? 2 स्प्रिंग लगी हुई है, देखते ही पता चलता है कि सर ये पैरेलल में लगी हुई हैं, है ना? अब ये स्प्रिंग पैरेलल में है तो इसकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितनी हो जाएगी सर? 2 टाइम्स के हो जाएगी।
कोई प्रॉब्लम नहीं सर। दो स्प्रिंग जब पैरेलल में होती हैं तो उनका इक्विवेलेंस, उनकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस हम कैसे निकालते हैं सर? हम उसकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाल लेते हैं सीधे सीधे उन स्प्रिंग की स्टिफनेस को सम अप करके। तो इसकी स्टिफनेस के है, इसकी भी के है, दोनों की स्टिफनेस आपकी के है, तो के प्लस के कितना हो गया? 2k हो गया। तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस हो गई 2k, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें क्या निकालना है सर? अब हम यहाँ से निकाल लें ओमेगा एन, राइट। नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको 10 सेकेंड, लेकिन ख्याल क्या रखना है, आपको 10 ऑसिलेशंस का पूछा है कि भाई कितना टाइम लगेगा 10 ऑसिलेशंस के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि t इज इक्वल टू कितना होता है? t होता है ओमेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा एन, है ना। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। t बराबर कितना होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा एन। तो याद रखिए ये क्या है? ये है टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? ये है आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा एन, है ना। अब ओमेगा एन हम जानते हैं क्या होता है? ओमेगा एन होता है रूट ओवर इक्विवेलेंट स्टिफनेस अपॉन एम, यानी इस केस में 2k अपॉन एम, इस केस में 2k अपॉन एम। तो क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में हमारा, अब देखिए के हमको कितना दिया हुआ है? 1000 न्यूटन पर मीटर और मास दिया है 20 kg। आइए इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 20, तो बेसिकली कितना हो रहा है? अब देखिए ये हो गया 2 पाई। अब यहां से देखिए क्या हो रहा है? ये जीरो गया, 0 2 2, तो रूट ओवर 100 दैट इज 10, दैट इज 10, राइट। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ये टाइम पीरियड है एक ऑसिलेशन के कंप्लीट होने का। कितनी ऑसिलेशंस का? 1 ऑसिलेशन। तो ये क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में हमको कितना टाइम लग रहा है? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में हमको कुछ इतना टाइम लग रहा है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई 10, राइट। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा सर? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर ध्यान से तो देखिए क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमेशा क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और ये जरूर देखिए कि आखिर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का टाइम हम निकाल चुके हैं, हमसे पूछ रहा है 10 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का क्या टाइम लगेगा। तो 10 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए मान लेते हैं कि हमें टाइम लग रहा है t। तो t कितना होगा? एक ऑसिलेशन के लिए कैपिटल T है, तो 10 ऑसिलेशन के लिए कैपिटल T इंटू 10, यानी ये कितना हो गया? 2 इंटू पाई। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है 3.14। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा था? 2 पाई बाई 10। तो 10 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम लगेगा 2 पाई बाई 10 इंटू 10, राइट। यानी ऑब्वियसली 10 10 कैंसिल हो गए थे तो 2 पाई बचा। अब देखिए क्वेश्चन में हमको पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाना चाहिए? t इज इक्वल टू 2 इंटू पाई हमने निकाला, तो 3.14 वैल्यू दी हुई है, ऑल्दो हमें पता भी है, नहीं भी दी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर मैं यहां से इसको ऐसा लिख दूं 2 इंटू 3.14 यानी 6.28, तो हमारा कितना टाइम लगेगा सर? हमको यहां पे लगेंगे 6.28 सेकेंड्स टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशन। 10 ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा? इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमको लगेंगे 6.28 सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, गेट 2023 का 1 मार्क का क्वेश्चन था, आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रीड करेंगे गाइस, आई एम वेरी श्योर वी कैन डू इट। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन हमारा वेलोसिटी एनालिसिस का क्वेश्चन है, इंस्टेंट सेंटर का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, आई एम वेरी श्योर वी कैन डू इट। ट्राई करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सो क्या बोलता है? बोलता है द फिगर शोज अ व्हील रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन with angular velocity of omega 1. Okay, very well. A rigid bar PQ is pinned to the wheel at P. Okay, ये P पे pinned है
while the end Q slides on the floor. तो Q जो है वो स्लाइड करता है. What is the angular velocity of omega 2 of the bar PQ? तो गाइस गेट 2023 में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है. आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की. वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में घबराना नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करिए. देखिए हम क्या है, ये रोलर वगैरह देखते हैं तो हमको लगता है कुछ घबराहट. देखिए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. आइए देखिए बात करते हैं. तो हमको बेसिकली ये समझ में आता है कि सर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में रिलेशन ढूंढ लेना है. ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में हमको क्या कर लेना है सर, हमको रिलेशन ढूंढना है. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और खास ख्याल इस बात का रखेंगे, देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमको जो वन लिंक बोलता है वो फिक्स लिंक बोलता है. देखिए ये भी ट्विस्ट है इसमें. ठीक है. अगर आप इसके सॉल्यूशन वेब पे देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं कि पहले इसका नंबर चेंज कर रहे हैं. कोई नीड नहीं है, ये ऐसे ही कर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पता है, आइए थोड़ी सी बात करते हैं. थ्योरम ऑफ एंगुलर velocity, theorem of angular velocity. तो इन जनरल थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किस काम में आती है? तो थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की मदद से आप किसी मैकेनिज्म के किन्हीं दो लिंक के बीच में रिलेट कर सकते हो उनकी एंगुलर वेलोसिटीज को. राइट. जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हमारे पास कोई दो लिंक होते हैं m एंड n, और इनको मुझे रिलेट करना है. तो कैसे रिलेट करते हैं हम? तो हम ऐसा लिखते हैं ओमेगा m इज इक्वल टू, यहां पे अगर ओमेगा n है तो हम क्या करते हैं आई एम एन. यहां पर भी देखिए आई एम एन, एक पैटर्न समझिएगा. और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका आई 1m, और ये हो जाता है आई 1n, है ना. और यहां पे 1 इज फिक्स लिंक. इस थ्योरम में जब हम यहाँ पे इसको लेकर के चलते हैं तो 1 को हम क्या पकड़ते हैं सर, 1 को हम लेकर के चलते हैं कि सर हमारा 1 जो है इज अ फिक्स लिंक. 1 इज अ फिक्स लिंक. लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये एक गेम खेल गया है. क्या गेम है यहाँ पे 1 इसको बोल रहा है 1 इज नॉट फिक्स, है ना. तो हमें अपने दिमाग में अगर थ्योरम याद है और हमको ये नहीं पता कि ये 1 बेसिकली है क्या, तो गड़बड़ हो जाएगा. 1 इज द फिक्स लिंक. अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ट्विस्ट कर लेते हैं. देखिए ओमेगा 1 ओमेगा 2, एक बात समझ में आती है कि हमें किसी तरीके से ओमेगा 1 ओमेगा 2 को रिलेट करना है. ओमेगा 1 ओमेगा 2 को रिलेट करना है, दो एंगुलर वेलोसिटीज को रिलेट करना है. सो ऑब्वियसली आप हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगाते हो, थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. पीछे भी बहुत सारे गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो इस पैटर्न पे ही सॉल्व होते हैं. तो अब अगर मैं थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो 1 और 2 को रिलेट करना है. सो लेट 3 बी द फिक्स लिंक, है ना. अब यहां पे फिक्स लिंक हमारा क्या हो गया, फिक्स लिंक हो गया 3. राइट. फिक्स लिंक हो गया हमारा 3. तो अगर मैं 1 2 और 3 को यहां पे रिलेट करने की गाइस कोशिश करूं, तो 1 और 2 और 3 को रिलेट करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे क्या है ओमेगा 1 से ओमेगा 2 पे जाना है. तो क्या हम ऐसा लिखें ओमेगा 1 ओमेगा 2? तो सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच का आई सेंटर, इन दोनों के बीच का आई सेंटर, फिर इसका और फिक्स लिंक का रिलेशन, यानी 3 1 लगा दिया. देखो यहां पे फिक्स क्या है, 3 है. तो पीछे जो हमने थ्योरम लिखी, ये यहां पे जो हमने थ्योरम लिखी, हमें 1 की जगह पे हर जगह क्या यूज कर लेना है, हमें 1 की जगह पे 3 यूज कर लेना है. कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है. आइए अब कई बार क्या कर रहे हैं लोग इसको कि पहले सर इसको 3 मान ले रहे हैं, फिर इसको 1 मान ले रहे हैं, फिर थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लगा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि इतना सब करने से क्या होता है कि मिस्टेक की स्कोप बढ़ जा रही है. ठीक है. किसी भी एक स्टेप पे आप गलती कर दोगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. नीड ही नहीं है, आप इसको ऐसे ही कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है. तो ये हो गया 1 2. और अब क्या करें, इसको हम 2 को फिक्स लिंक के साथ रिलेट करेंगे, तो ये हो गया 3 2. ये हो गया 3 2. सो बेसिकली अगर सारे आई सेंटर हमको किसी तरीके से मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे. तो सारे आई सेंटर हमको मिल जाए, तो आइए देखते हैं जरा कौन कौन से आई सेंटर्स हमको डायरेक्टली दिख रहे हैं. तो अब यहाँ पे ये जो लिंक है 1, ये क्या कर रहा है, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्योर रोलिंग कर रहा है. और जब एक लिंक किसी सरफेस के ऊपर प्योर रोलिंग करता है तो उस समय की कहानी क्या हो जाती है, उस समय जो आई सेंटर होता है वो एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है. तो मैं ये कह सकता हूं कि सर I31 जो है वो यहां आ गया, जहां पे R है आपका, कोई दिक्कत नहीं सर.
अब आप ये देखिए कि I12 भी मुझे दिख रहा है, देखो 1 और 2 लिंक के बीच में, 1 और 2 लिंक के बीच में हमारे पास क्या है, 1 और 2 लिंक के बीच में हमारे पास एक पिन ज्वाइंट है। तो 1 और 2 लिंक के बीच में हमारे पास पिन ज्वाइंट है, तो मेरे को यहाँ पे I12 मिल गया, है ना। अब हमें अगर किसी तरीके से I32 मिल जाए, अगर मुझे किसी तरीके से I32 मिल जाए तो भैया मेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत फिर मुझे नहीं होगी। तो I32 अब कैसे मिले ये देखना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि लिंक 1, 2 और 3 के बीच में रिलेटिव मोशन है क्या, तो आप कहोगे 100% रिलेटिव मोशन है। अब अगर यहां पे हम कैनेडी थ्योरम का इस्तेमाल करें, कैनेडी थ्योरम हमको क्या कहती है कि जब भी किन्हीं 3 लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उनका आई सेंटर एक ही लाइन पे होता है, उनका आई सेंटर एक ही लाइन पे होता है। तो मतलब एक बात तो पक्की है कि सर ये जो आई आपका होगा, I32 होगा, वो कहीं ना कहीं इस लाइन पे होगा। तो चलिए इस फिगर को थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो। तो ये था मेरे पास रोलर, ठीक, ये था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। ये है मेरे पास एक फिक्स सरफेस, ठीक, और ये यहां से कहीं तो जुड़ा हुआ है आपका, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, लाइन डायग्राम सा बना लेते हैं। देखिए ये 3 डायमेंशनल में ऐसे बनाने का पर्पस देखिए यही होता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो 3 हमारा फिक्स यहाँ पे पकड़ा हुआ है हमने। अब एक बात जरा ध्यान से देखिएगा गाइस, ये है I31, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये है I12, इसमें भी हमको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, ये है हमारा I12। तो I31 एंड I12 में हमको, I31 एंड I12 में हमको कोई तकलीफ नहीं, हमें बस एक आई सेंटर और ढूंढना था। क्या था उसका नाम? उसका नाम है 32। तो अब कैनेडी थ्योरम कहती है कि कभी भी 3 लिंक के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है हमारा, कभी भी 3 लिंक के बीच में अगर हमारा रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव मोशन होता है तो उन 3 लिंक के बीच के आई सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो आई सेंटर होगा, कौन सा आई सेंटर सर? I32 कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा, तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो होगा कहाँ? इस लाइन पे तो होगा, लेकिन इस लाइन पे कहाँ होगा? तो इसके लिए अब आप देखिए कि आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या बोलता है, देखिए वाइल द एंड क्यू, देखिए वाइल द एंड क्यू, ये वाला एंड, while the end Q slides on the flow। तो slides on the floor मतलब क्या है कि स्लाइड कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। और आई सेंटर से हमको पता है कि अगर हम आई सेंटर निकाल रहे हैं तो आई सेंटर से किसी लिंक को देखने पे वो प्योर रोटेशन में होता है, यानी हमें क्या करना है, देखिए यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो आई सेंटर कहां होगा? डेफिनेटली यहां से परपेंडिकुलर पे होगा। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ले लूं और ये यहां से एक लाइन आ रही थी 1 2 3 1 वाली, तो अगर हम ये यहां से क्या ले लें, एक परपेंडिकुलर ले लें और यहां से जो लाइन आ रही थी, तो ऑब्वियसली जहां पर भी दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका आई सेंटर हो जाएगा, I32 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको कोई दिक्कत तकलीफ की गुंजाइश नहीं होगी। तो I32 मिल गया। अब थ्योरम हमारी क्या थी? थ्योरम हमें 1 और 2 को रिलेट करना था, तो थ्योरम हमने ऑलरेडी यहां पे लिख ली थी, ओमेगा 1, एक बार चाहे तो फिर से लिख लीजिए, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को रिलेट करना है आपको, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हमको रिलेट करना है। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 को हमको रिलेट करना है, तो हम कह सकते हैं ओमेगा 1 I12 और इसको फिक्स लिंक के साथ, तो I31 आ गया, इस इक्वल टू ओमेगा 2, ओमेगा 2 और ये हो गया I12। और अब इस 2 के आई सेंटर को किसके साथ देखेंगे? 3 के साथ, फिक्स के साथ, I32 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो ये बन गया हमारा थ्योरम, है ना। तो अब देखिए I12 अगर हम देखें तो हमारा I12 और 31 और 12 और 32 है कहाँ? तो I12 और 31, क्या आपको लगता है कि ये डिस्टेंस है? राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही डिस्टेंस है। अब ये जो है अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो देखेंगे जरा यहाँ पे, तो देखिए ये आपको क्या दिया है, ये दिया है 2, देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक दिया है 2 और यहां से लेकर के यहां तक दिया है 3।
मतलब क्या हो गया, इसका सेंटर अगर हम यहाँ पकड़ लें तो ये क्या है, ये 2 है और ये क्या है, ये 3 है। यानी ये क्या हो गया, अगर हम बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, अगर हम बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम कह सकते हैं कि सर ये हो गया। अब देखिए ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बेस, ध्यान से देखिए ये 2 क्या है, बेस है, ये 3 क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये हो गया √3² प्लस 2², कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ω2, अब I12 I32, I12 I32, तो क्या हमको लग रहा है कि सर ये I12 I32, ये है 12, ये है 32, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है। तो अब इसको निकालने का हमको कुछ ना कुछ तरीका सोचना है। आइए अब देखते हैं। अब देखिए ये डिस्टेंस आपको दी है 8 mm। ओके, अब ये डिस्टेंस 8 mm है, तो यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूं तो ये भी 8 mm है गाइस, है ना। क्योंकि अब आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक अगर 8 mm था, तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमने ड्रॉ कर लिया तो ये भी 8 mm है। देखिए अब हम कुछ नहीं, क्वेश्चन इज सॉल्व, बस अब हम ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। ज्योमेट्री हो सकता है आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, है ना। मुझे जो ज्योमेट्री समझ में आ रही है वो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया 8। अब एक चीज और महसूस करें, अगर मैं कहूं कि ये एंगल जो है वो थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। अब थीटा तो मुझे दिख रहा है कि सर tan थीटा इज इक्वल टू 3/2 है, तो यहां से थीटा की वैल्यू मेरी निकल जाएगी। तो आप थीटा की वैल्यू को यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहां से थीटा की वैल्यू को कैलकुलेशन करें, तो थीटा की वैल्यू जरा निकालने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी साथ में इसको कैलकुलेट करें। तो अगर हम यहां से थीटा की वैल्यू को देखें तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स 1.5 यानी 56.31, नियरली 56.31 डिग्री आपका थीटा निकल के आ रहा है। अब अगर ये थीटा आपके पास आ गया 56.31, तो अब बताइए कि क्या आप 1 2 और 3 2 निकाल सकते हैं? 1 2 और 3 2 निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे भाई, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है I32 यहाँ पे, और ये मान लो x है, तो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है I12 I32 एंड x, I12 I32 एंड x। तो इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो थीटा की वैल्यू है, बेस है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया सर, ये हो गया 8/cos 56.31, 8/cos 56.31। तो यहां से अगर हम रिलेट करें, यहां से अगर हम ω1 और ω2 को रिलेट करें, तो यहां से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। और ये आ गया आपका, जब आप यहां से निकाल ले हैं तो ω1 आ गया 4 टाइम्स ω2। ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो यहां से हमारा ω1 आ गया, ω1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ω2, ω1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ω2। तो ω1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ω2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमको ऑप्शन मिल गया है, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो देखिए हमें क्या मिला, ω1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ω2, ω1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ω2, यानी क्या हो गया, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ω2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ω1, यानी ω2 इज इक्वल टू 0.25 ऑफ ω1। सो ω2 इज इक्वल टू 0.25 ऑफ ω1, यानी क्या ऑप्शन में था हमारा डी ऑप्शन। सो गाइस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमको ω2 ω1 को रिलेट करना था, डिस्क लगी हुई थी, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको यूज़ कर रहे थे, और यहाँ से आई सेंटर, कैनेडी थ्योरम, इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम फाइनली इस रिलेशन पे आ गए कि ω2 इज इक्वल टू 0.25 ऑफ ω1। तो चलिए ये क्वेश्चन था हमारा गेट 23 का 2 मार्क्स का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए अब आ जाते हैं गेट 2024 में। तो गेट 2023 में टॉम एंड वाइब्रेशन से हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम शुरू करेंगे गेट 2024 के क्वेश्चन। सो गाइस प्लीज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन को रीड करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फ्लाईव्हील का क्वेश्चन है, गेट 24 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का फोर्थ क्वेश्चन है। इस सेशन में हमने गेट 2023 और गेट 2024 की थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। 23 के हो चुके हैं, 24 का अब हम करेंगे। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में, बोलता है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई ऑफ एन इंजन इज 300 जूल्स। ओके,
and minimum and maximum shaft speed are omega min is 220 radian per second and omega max is 280 radian per second respectively. Assume that the torque time function is purely harmonic. जो torque और time का function है वो harmonic है यानी fluctuations है. To achieve a coefficient of fluctuation of 0.05, the moment of inertia of the flywheel to be mounted on the engine shaft. एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन गेट में पहले भी बहुत बार आ चुके हैं और फिर से ये पूछा गया है, सिर्फ एक नंबर में पूछा गया है, एक ही नंबर के लायक का क्वेश्चन भी है. आइए जरा देख लेते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. सो आइए क्वेश्चन पढ़ चुके हैं. अब हमको पता है कि सर एक ही फॉर्मूला है हमारे पास फ्लाईव्हील में. क्या फॉर्मूला है सर? डेल्टा ई मैक्स इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस. ठीक है, डेल्टा ई मैक्स क्या होता है? ये होता है आई ओमेगा स्क्वायर सी एस. तो डेल्टा ई मैक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 जूल. यूनिट का ख्याल रखेंगे, यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर. ओके, इज इक्वल टू आई. आई कितना है हमारे को निकालने का है, तो आई यहाँ पे लिख लीजिए. ओमेगा, अब देखो आपको दो स्पीड दी हुई है, तो ओमेगा क्या होती है? एवरेज. तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा मिन प्लस ओमेगा मैक्स बाई 2, यानी कितना हो गया? 280 प्लस 220 बाई 2. दैट मीन्स 250 हो गया. सीधा सीधा 250 रेडियन पर सेकेंड रख दीजिए यहाँ पे. 250 होल ऑफ स्क्वायर. अभी सी एस की बात करें तो टू अचीव द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ 0.05, यानी आपको सी एस दिया हुआ है 0.05. तो सी एस की वैल्यू हमने रख दी 0.05 के बराबर. सी एस की वैल्यू हमारी क्या हो गई? ये हो गई 0.05 के बराबर. तो 0.05 रख दिया यहाँ पे. अब यहाँ से आपको क्या निकालना है गाइस? यहाँ से आपको आई निकालना है. चलिए जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें. तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. तो 300 डिवाइडेड बाई 250 होल ऑफ स्क्वायर, ओके, and into 0.05, so we are getting 0.096. तो यहाँ से आई आपको सीधा सीधा निकल के आ रहा है 0.096. क्या निकल के आ रहा है? आई हो गया सीधा सीधा 0.096 kg मीटर स्क्वायर. तो क्या ऑप्शन बन रहा है? बी ऑप्शन. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं हमको. आइए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑलराइट, सो क्या बोलता है? आइए पढ़िए पहले इस क्वेश्चन को. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. अगेन गेट 24 में 1 मार्क का पूछा है, 1 मार्क के लायक का ही ये क्वेश्चन भी है. करेंगे, ट्राई करेंगे. आई एम वेरी श्योर वी कैन डू इट. करिए, कोशिश करिए बेटा. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. अगेन क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे. बोलता है अ लीनियर स्प्रिंग मास डैशपॉट सिस्टम विद अ मास ऑफ 2 kg. चलो कोई दिक्कत नहीं, मास हमको 2 kg दिया हुआ है. ठीक है, मास ऑफ 2 kg इज सेट इन मोशन विद विस्कस डैम्पिंग. ठीक है भाई, विस्कस डैम्पिंग का केस है. इफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 15 हर्ट्ज, नेचुरल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 15 हर्ट्ज, the amplitudes of 2 successive cycles measured are 7.75 and 7.20. The coefficient of viscous damping, यानी पूछा क्या है आपसे? C का वैल्यू पूछा है, आपसे C का वैल्यू पूछा है. तो अब हमको क्या है? बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक नंबर में पूछा गया है. बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको क्या पता है सर? हमको पता है कि सर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऑफ द विस्कस डैम्पिंग सिस्टम, अगर हम डैम्प वाइब्रेशन सिस्टम के स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक्स डबल डॉट 2 जीटा ओमेगा एन एक्स डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. तो एक तरीका तो ये होता है. दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो? एक्स डबल डॉट प्लस सी बाई एम एक्स डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. तो कई लोग इस तरीके से याद करते हैं, कई लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं. अल्टीमेटली क्या है? सी बाई एम इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन. जहां पे जीटा क्या होता है? जीटा होता है डैम्पिंग फैक्टर. ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए हमको निकालना क्या है? हमको सी निकालना है. ठीक है, अब देखो हमेशा क्वेश्चन में इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है.
कोई सिली मिस्टेक अगर इसमें कोई ना करे तो कहीं से गलती नहीं होने वाली। तो सी हमको निकालना है, मास हमारे पास है, ओमेगा एन हमको दिया हुआ है 15 हर्ट्ज। तो ओमेगा एन को मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हमें एफ एन दिया हुआ है, हर्ट्ज में दिया हुआ है। तो हमें क्या पता है कि सर एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा एन अपॉन 2 पाई। तो अगर मैं इसमें 2 पाई मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल गया, मुझे रेडियन पर सेकेंड में ओमेगा एन मिल गया। मतलब कुल मिलाकर के इसको भी मेरे पास क्वेश्चन में किसी तरीके से डायरेक्टली गिवन है। अब अगर किसी तरीके से जीटा निकल जाए, किसी तरीके से जीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए जीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो जीटा निकालने के लिए गाइस हमको क्या इक्वेशन दिया हुआ है, हमें क्या इंफॉर्मेशन है। तो जीटा निकालने के लिए मैं देख पा रहा हूं कि मुझे दिया हुआ है द एम्पलीट्यूड। मुझे क्या दिया हुआ है सर, मुझे दिया हुआ है, देखिए पढ़िए सर, हमें दिया हुआ है कि सर द एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सक्सेसिव cycles measured as 7.75 and 7.20 mm। यानी हमको दिया हुआ है, लेट्स सपोज x n-1 अपॉन, या इसको कुछ भी मान लीजिए, कुछ x, अगर इससे तकलीफ होती है आप इसको ऐसा मान लीजिए x0 बाई x1 भाई दो कंजिक्यूटिव ऑसिलेशंस के बीच की बात है। तो x0 बाई x1 इज इक्वल टू, हमको पता है e टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी डी होता है ना। जीटा क्या होता है सर, ये डैम्पिंग फैक्टर होता है, ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, और टी डी हमारा क्या होता है, टी डी होता है हमारा डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी का टाइम पीरियड। ठीक है, तो हम क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए x0 बाई x1 क्वेश्चन में हमको इसको दिया हुआ है, x0 दिया है 7.75 और ये दिया हुआ है 7.20। तो 7.75 बाई 7.20 इज इक्वल टू, अगर मैं इधर लॉग ले लूं, तो इधर जीटा ओमेगा एन टी डी आ जाएगा, है ना। एक्सपोनेंशियल की पावर नीचे आपकी निकल करके आ जाएगी। तो अगर हम लॉग ले लें तो कुछ इस तरीके का हमारा हिसाब किताब यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ऐसा लिख दें 7.75 डिवाइडेड बाई 7.20 इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन टी डी। अब क्या होता है, तो टी डी होता है 2 पाई बाई ओमेगा डी, और ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा डी होता है √1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन, √1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ओमेगा एन को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम जीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस, तो आप कैलकुलेट करिए इसको, बताइए क्या आएगा जीटा का वैल्यू। तो यहाँ से जब हम जीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 0.0117। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक भी आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से आप जीटा की वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो ये निकल के आ रहा है 0.0117, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं सर। अब जीटा निकल गया, तो अब हमें क्या पता है सर, हमें पता है कि C बाई एम इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन। सो C बाई एम इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन। तो C हमको निकालने का है, ओके। M हमारे पास गिवन है, M इज 2 kg, और ये है जीटा। तो जीटा हमारे पास कितना है गाइस, जीटा निकल चुका है 0.0117, और ओमेगा एन कितना है, ओमेगा एन है हमारे पास 15 इंटू 2 पाई, 15 इंटू 2 पाई। तो यहाँ से अब मुझे दिख रहा है कि सर मेरे पास एक ही वेरिएबल रह गया है जो है C। तो C की वैल्यू अब यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। सो 0.0117 इंटू 15 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 2, सो वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर 4.41। तो यहाँ से C निकल के आ रहा है 4.41 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। सो 4.41 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। देखो कोई ऑप्शन ए बैठ रहा है, तो ए ऑप्शन हो गया इसका। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, और अगर आपको फॉर्मूला पता है
यूनिस की अंडरस्टैंडिंग है, तो इस क्वेश्चन में गलती करने की गुंजाइश बहुत ही कम है। तो अगेन गेट 2024 का 1 मार्क का क्वेश्चन था, आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन था। आज के सेशन में हम 23 24 दोनों के क्वेश्चन कर रहे हैं। 23 में 3 क्वेश्चन आए थे, अभी तक 2 क्वेश्चन हम 24 के देख चुके हैं। अब चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, ओके, सो हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिखता है हमको यहाँ पे। सो वी हैव गॉट वन मोर, ओके, सो अभी हमको आइए, सो व्हाट डज दिस क्वेश्चन से, एक बार क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार पढ़िए। अगेन स्टैंडर्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का क्वेश्चन है। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बोलता है द लेवाइट टाइप ए ट्रेन इलस्ट्रेटेड इन द फिगर हैज गियर्स विद मॉड्यूल m is equal to 8 mm per tooth. Gear 2 and Gear 3 have 19 and 24 teeth respectively. All right. Gear 2 is fixed. Okay. Gear 2 is fixed and the internal gear 4 rotates at 20 revolution per minute counterclockwise. The magnitude of angular velocity of the arm. ठीक है, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का क्वेश्चन दिखता है। तो एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का क्वेश्चन है, तो एक बात तो सबसे पहले हमको ये समझ में आ रही है कि सर हमें टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का क्वेश्चन है, तो टेबल के बिना काम नहीं चलेगा, और टेबल बनाते वक्त हमको नंबर ऑफ टीथ की हमेशा जरूरत पड़ने वाली है। तो एक चीज सबसे पहले प्राइमा फेसी हमको ये दिखता है कि सर नंबर ऑफ टीथ जो है वो गियर 4 के नहीं दिए हुए हैं, है ना। गियर 4 के आपको नंबर ऑफ टीथ आपके पास नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या है, गियर 4 के नंबर ऑफ टीथ निकाल लीजिए। तो अगर मैं इस अरेंजमेंट को समझूं तो देखिए ये तो दिख रहा है सेंटर, ठीक है, ये क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये तो आपको दिख रहा है साहब सेंटर, है ना, ये क्या है, ये है आपका सेंटर, है ना, और ये दिख रहा है हमको एक गियर 2, ये गियर 3 और ये गियर 4। तो बेसिकली अगर मैं इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसी बात समझ में आ रही है कि सर गियर 3 जो है, गियर 3 और गियर 4 तो इंटरनल गियर्स है। सो ये हो रहा है गियर 4 कहीं और ये हो रहा है कहीं गियर 2, राइट। और गियर 3 और गियर 2 गियर 4 का सेंटर बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि ये आपको गियर 4 गियर 2 का सेंटर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं तो आर्म लगी हुई है, तो चलो आर्म को तो चलो बाद में कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर इसको बेसिक इंटरप्रिटेशन में समझूं तो ये हमको इसकी बेसिक इंटरप्रिटेशन लग रही है कि इसका ये अरेंजमेंट है। तो अगेन बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया, है ना। सिमिलर क्वेश्चन गेट में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, है ना। बेसिक स्टैंडर्ड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का अरेंजमेंट दिखता है। तो यहाँ से मुझे सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि सर अब हम यहाँ से कुछ करके तो T4 निकाल सकते हैं। तो अगर मैं रेडियस में रिलेट करूं तो कैन वी से कि रेडियस ऑफ द इंटरनल गियर मतलब R4 इज इक्वल टू R2 प्लस D3, है ना। भाई देखिए यहां से इसके सेंटर से यहां तक मतलब ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है। तो इसका पूरा रेडियस यानी 4 का पूरा रेडियस इसके रेडियस और इसके डायमीटर के समेशन के बराबर हुआ, यानी R4 इज इक्वल टू R2 प्लस D3, R4 इज इक्वल टू R2 प्लस D3। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, R4 इज इक्वल टू R2 प्लस D3। तो R2 बराबर कितना हो गया, तो अगर हम पहले इसको लिख लेते हैं R2 प्लस D3, तो इसको अगर हम ऐसा लिख दें कि MT4/2 और इसको लिख दे MT2/2 और इसको लिख दे MT3, तो मेरे ख्याल से आप में से किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होगी। सर क्या दिक्कत है, अब M तो कैंसिल आउट हो गए, तो T4/2। अब यहाँ से आपको T2 दिया हुआ है क्या, सो T2 दिया है हमको 19, ओके। तो ये हो गया 19/2 प्लस T3 हमको कितना दिया हुआ है, T3 हमको दिया है 24। तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, T4 निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं T4 हमारा क्या बन रहा है। तो 19/2 प्लस 24 इंटू 2, तो ये बन रहा है T4 हमारा 67।
तो 4 पे जो हमारे नंबर ऑफ टीथ है वो कितने बन रहे हैं गाइस, वो बन रहे हैं 67। कोई दिक्कत की बात नहीं सर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब नंबर ऑफ टीथ निकल गए, तो अब हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को हमारे स्टैंडर्ड प्रोसेस में सॉल्व कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। चलिए चलिए, सो नंबर ऑफ टीथ है हमारे पास, आइए। तो अब मुझे टेबल बनानी है भैया, तो टेबल बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले कौन कौन से गियर्स हैं। देखिए, टेबल बनाने के लिए हमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेबल बनाने के लिए हमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन से गियर किसके साथ एक्सटर्नल मैश में है, किसके साथ इंटरनल मैश में है, और किसके साथ आपके कंपाउंड है। तो यहाँ तो कोई कंपाउंड गियर है नहीं। एक चीज़ मुझे दिखती है, देखो 2 और 3 एक्सटर्नल मैश में है, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, ये क्या है 2 3 4। तो 2 और 3 जो है वो और कहीं आर्म लगी होगी हमारी यहाँ पे। सो 2 से 3 जो है वो क्या है, एक्सटर्नल मैश है, 3 से 4 इंटरनल मैश है। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। आइए बना लेते हैं। तो कौन कितने गियर हो गए, 3 गियर हैं, 1 आर्म है। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हो गया आर्म आपका, राइट, ये हो गया आपका आर्म, ठीक है। गियर 2, गियर 3 एंड गियर 4। तो गियर 2 के नंबर ऑफ टीथ है आपके पास 19, इसके नंबर ऑफ टीथ है आपके पास कितने हैं 24, और इसके अभी आपने निकाले हैं 67। चलिए, तो सबसे पहले आर्म को फिक्स मान लेते हैं, तो इसका आरपीएम 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब गियर 2 को मान लीजिए प्लस एक्स रिवॉल्यूशन दिया, तो 2 और 3 कैसे मैश में है गाइस, 2 और 3 जो है एक्सटर्नल मैश में है। तो एक्सटर्नल मैश में है तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ये हो गया -x, और यहां से हो गया 19/24, राइट, 19/24। अभी 3 और 4 कैसा मैश है, तो 3 और 4 के बीच में आपका इंटरनल मैशिंग है। तो 3 और 4 के बीच में गाइस जब इंटरनल मैशिंग है, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, -x 19/24, और ये हो गया 24/67, राइट, ठीक है, 24/67। देखिए एग्जैक्ट पैटर्न है। 3 से 4 पे गए, डायरेक्शन का ध्यान दीजिए, वेलोसिटी रेशियो लगाइए, वेलोसिटी रेशियो लगाओगे, ये वाला हिस्सा न्यूमरेटर में, ये वाला हिस्सा डिनोमिनेटर में, कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आर्म को भी +y रोटेशन दे दीजिए। तो आर्म को आपने +y रोटेशन दे दिया, ये हो गया x + y, ये हो गया -19/24 x + y, और ये हो गया -19/67 x + y। तो आपकी टेबल यहाँ पे पूरी तरीके से बन चुकी है। आई होप आपको समझ में आया, राइट, ओके, आई होप इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। तो टेबल हमारी बन गई। अब हमें निकालना क्या था सर, हमको निकालना था y। तो अब गिवन डाटा देख लेते हैं, क्या है गिवन डाटा, हमको बोलता है, हमको निकालना क्या है, y निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ आर्म निकालनी है, और हमको बोला है विद मॉड्यूल गियर 2 इज फिक्स्ड, ओके, गियर 2 को फिक्स बता रहा है। तो गियर 2 इज फिक्स यानी x + y = 0 है, x + y = 0 है, और बोलता है गियर 4 रोटेट्स एट 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सो गियर 4 यानी -19x/67 + y, और ये -20 हो गया। क्यों -20 क्यों हो गया, क्योंकि बोला है 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट काउंटर क्लॉकवाइज। सो काउंटर क्लॉकवाइज के लिए हम क्या साइन ले लिए, हमने ले लिया माइनस, राइट, हमने क्या लिया, हमने लिया माइनस साइन, ओके। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह पे -y रख दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे, तो ये इक्वेशन था -19, 2 इक्वेशन हमारे बन चुके हैं, x + y = 0 एंड -19/67 x + y -20। तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया, x की जगह पे हमने रख दिया -y। तो ये हो गया 19y/67 और +y, और ये हो गया -20, राइट। तो यहाँ से हम इजीली y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो देख लेते हैं निकाल करके। तो 19/67 + 1 and this is to be divided by 20, so 21.28, so we are getting somewhere near 15.58, okay। तो यहाँ से y जो आ रहा है, y आ रहा है -15.58 रिवॉल्यूशन पर मिनट, दैट मीन्स आरपीएम, ओके।
ओके, तो माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता है कि सर ये आरपीएम जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर्म, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप मैग्नीट्यूड रख दीजिए। तो क्या हो गया 15.58 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सो अगेन गेट 24 का 2 मार्क का क्वेश्चन था, इस सेशन का 6th क्वेश्चन था और बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को डील कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके सो हियर वी गो, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, रीड करेंगे पहले। वेलोसिटी एनालिसिस से क्वेश्चन लग रहा है, आई सेंटर से अभी हमने इस सेशन में पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप आप इसको कर पाएंगे, करिए, कोशिश करिए गाइस। सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बोलता है, एट द इंस्टेंट व्हेन ओपी इज वर्टिकल, ठीक है, एपी इज हॉरिजॉन्टल। तो ओपी कहाँ है, दिस इज ओपी, ये ओपी नजर आ रहा है। एपी इज हॉरिजॉन्टल, एपी कहाँ है सर, ये एपी हमको नजर आ रहा है, राइट। और क्या दिख रहा है भाई, ठीक है, तो फिर से पढ़ लेते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन ओपी इज वर्टिकल, एपी इज हॉरिजॉन्टल, द लिंक ओडी इज रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज, counter clockwise at constant rate omega is equal to 7 radian per second. Pin P on link OD slides, very important information, pin P on link OD slide in the slot BC। तो ये जो पिन P है ये इसमें स्लाइड कर रहा है, चलो ठीक है। ऑफ लिंक ABC विच इज हिंज्ड एट A, अब ये ABC पूरा एक लिंक है, ठीक है, and causes a clockwise rotation of the link ABC, clockwise rotation इसको दे रहा है। The magnitude of angular velocity of link ABC for this instant is, तो आपको ABC की angular velocity निकालनी है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, तो angular velocity एक की दी हुई है, दूसरे की निकालनी है, यानी फिर से theorem of angular velocity, राइट, theorem of angular velocity लगानी ही पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चलिए फिक्स लिंक को 1 बोल दीजिए, क्योंकि इन्होंने लिंक को कोई नंबर दिया नहीं है, ये हो गया 1। अब हमें ओपी की ओडी की एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, इस ओडी को पूरे लिंक को 2 पकड़ लीजिए, है ना, और इसको पूरे को 3 पकड़ लीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमको करना क्या है सर, हमको ओमेगा 2 और ओमेगा 3 को रिलेट करना है। तो ओमेगा 2 ओमेगा 3 को कैसे रिलेट करेंगे सर, थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लगा देते हैं। तो क्या हो गया I23 I12, और ये क्या हो गया I23 I13। सो इस सेशन में इससे पहले भी हमने एक सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया है, होप आपको ज़्यादा इस क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होगा। आइए एक बार फिर से लिख लेते हैं थोड़ा ठीक से। तो ओमेगा 2 से ओमेगा 3 पे पहुंचना है, तो ओमेगा 2 I23 I12, राइट, इज इक्वल टू ओमेगा 3, है ना, I23 एंड I13। तो अब आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से आई सेंटर, हमें ये 3 आई सेंटर मिल गए तो हमारा काम हो जाता है। अब इन 3 आई सेंटर में कौन कौन से आई सेंटर हमें गिवन है, कौन से हमें निकालने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो क्या है हमारे पास, ये था 2, ये था 1, तो ये हो गया I12, ठीक, ये है 3, ये है 1, ये हो गया I13। अब I23 मिल जाए, I23 मिल जाए तो हमारा सॉरी ये है आपका, तो ये तो पूरा एक लिंक पकड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये हो गया I12 दिख रहा है, और हमें I23 निकालना पड़ेगा, हमें I23 निकालना पड़ेगा। आइए, तो ये क्या है, ये हो गया I13, क्योंकि ये तो फिक्स है, पिन तो फिक्स है, तो ठीक बात है, ये हो गया I13। अब एक बार बताइए कि इन तीनों के बीच में अगेन देखिए क्या है, ये लिंक 2 है, ये लिंक 3 है,
तो यहाँ पे ये पिन ज्वाइन नहीं है, इसको पिन ज्वाइन समझ के I23 यहाँ नहीं बना लेना है हमको। क्यों? क्योंकि ये तो पॉसिबल भी नहीं है ना। अगर 1% भी आपके मन में ये बात आए कि I23 ये यहाँ हो जाएगा, तो I23 यहाँ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कैनेडी थ्योरम की वॉयलेशन हो जाएगी। भाई क्लियरली लिंक 1, 2 और 3 के बीच में रिलेटिव मोशन है। जब लिंक 1, 2 और 3 के बीच में गाइस रिलेटिव मोशन है, तो इन तीनों आई सेंटर्स को एक लाइन में होना चाहिए। तो अगर 1, 2 यहाँ है, 1, 3 यहाँ है, तो 2, 3 यहाँ कैसे होगा? दूसरी बात, साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पिन पी स्लाइड्स, पिन पी स्लाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पिन पी जो है वो यहाँ पे इसमें स्लाइड कर रहा है, तो इट इज नॉट अ पिन ज्वाइन। गेटिंग माई पॉइंट? अब I23 को कहाँ होना है? तो जैसे मैंने कहा कैनेडी थ्योरम के हिसाब से इन तीनों लिंक के बीच में क्या है? रिलेटिव मोशन है। तो जब इन तीनों लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन है गाइस, तो इन तीनों के आई सेंटर को तो एक ही लाइन में होना है। तो इन तीनों के आई सेंटर को एक ही लाइन में होना है, मतलब कहीं ना कहीं I23 इस लाइन पे होना चाहिए। कहीं ना कहीं I23 हमारा इस लाइन पे होना चाहिए। और इस लाइन पे कहाँ होना चाहिए? तो अब देखिए, पिन P ऑन लिंक OD, पिन P ऑन लिंक OD, ये जो OD पे P पिन है वो स्लाइड करता है इस स्लॉट में। तो स्लाइड करता है मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन या तो ये है या ये है, क्या फर्क पड़ता है? मतलब बेसिकली वेलोसिटी इसी लाइन पे है। और यहां से जब आप परपेंडिकुलर लोगे, यहां से आप क्या करोगे? एक परपेंडिकुलर लोगे। क्यों परपेंडिकुलर लोगे? क्योंकि आई सेंटर के अबाउट कोई लिंक हमको प्योर रोटेशन में नजर आता है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, है ना, पिछले क्वेश्चन की तरीके से। तो यहां से जब मैंने एक परपेंडिकुलर लिया और इसने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया, तो ये 100% हमारा I23 है। ये 100% हमारा I23 हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तीनों आई सेंटर्स हमको मिल गए। अब तो कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, आइए देख लेते हैं। तो अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए I2312, तो बेसिकली इस डिस्टेंस की बात करनी। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल हो गया 30, राइट। दिस एंगल इज 3030, है ना। ये एंगल हो गया आपका 3030, है ना। अब ये 30 है तो ये कितना हो गया? ये क्योंकि ये यहां से यहां 90 दिख रहा है, तो ये हो गया आपका 60, है ना। अब ये बताइए कि अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 2 3, तो देखिए ये कितना दिया हुआ है? ये दिया है 150, देख लीजिए ये है 150। तो ये 150 है और ये क्या है? ये ऑब्वियसली इस ट्रायंगल में देखे तो परपेंडिकुलर है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं I2312 को तो 150, और ये क्या हो गया? ये हो गया सर साइन 60, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में, देखिए कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये P और इसके बीच में, इन तीनों के बीच में बात कर रहा हूं। ये एंगल साफ साफ 60 नजर आ रहा है, ये एंगल साफ साफ 60 है, तो ये है 150 और 150 साइन थीटा, यानी साइन 60 हो गया परपेंडिकुलर, यानी हो गया 150 साइन 60। वंडरफुल। ओमेगा 2 की भी वैल्यू है हमारे पास, यहीं पे फिट भी कर देते हैं इसको, ये है 7, ठीक, इज इक्वल टू ओमेगा 3। अब I2313 क्या दिख रहा है? तो देखिए ये है आपका, अब देखो ये क्या दिया हुआ है, ये है आपका थीटा, और ये दिया हुआ है 150, ये दिया हुआ है 150। तो ये क्या हो गया? ये है थीटा, ये हो गया 150 आपका। तो ये क्या है? ये आपका बन गया, देखिए ये आपका बन गया 30 डिग्री, तो ये है 150, तो ये बन गया आपका 150 और 30, तो बेसिकली 30 के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो गया बेस आपका 150 और एंगल दिस इज 90, तो ये हो गया बेस, हो गया इस ट्रायंगल का। क्यों? ये हो गया बेस, तो यहां से हम इसको पकड़ सकते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया 150 कॉस 60, है ना, क्योंकि यहां से अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली ये 60 है, ऑब्वियसली आपका ये 60 हो रहा है, ठीक है। तो ये 60 हो रहा है, तो ये हो गया 150 कॉस 60, ठीक है। आई थिंक इट वर्क्स। सो अब हम यहां से ओमेगा 3 निकाल सकते हैं। तो 150 कैंसिल आउट कर दीजिए, ओमेगा 3 कितना हो गया? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए 7 इंटू साइन 60, 7 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई कॉस 60, राइट। सो यहां से ओमेगा 3 कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 12.12 रेडियन पर सेकेंड। कितना हो गया गाइस? ये हो गया 12.12 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या निकल गया आंसर?
द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी सी फॉर दिस इंस्टेंट इज, कितना बना 12.12 रेडियन पर सेकेंड बन गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। सो अगेन बिल्कुल सेम लाइन का क्वेश्चन था जैसे 23 में लास्ट ईयर में पूछा गया है, आपने इसी सेशन में पीछे हमने सॉल्व किया है, तो हमने आई सेंटर मेथड से इसको कर लिया। और देखिए एग्जाम में ये भी जरूरी है कि इस तरीके के फिगर को देख करके आपको घबराहट ना हो। देखिए बिल्कुल सेम प्रिंसिपल, सेम कैनेडी थ्योरम, सेम थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे cos 60 की जगह आप sin 30 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया था, है ना। चलिए, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ गेट 2024। तो गेट 2024 में हमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये है आपका गेट 2024 का 5th क्वेश्चन। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग वाइब्रेशन का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, आई एम वेरी श्योर वी कैन सॉल्व इट। प्लीज गो फॉर इट। वेरी इंटरेस्टिंग वाइब्रेशन का क्वेश्चन है गाइस। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूं। तो बोलता है अ वाइब्रेटरी सिस्टम, क्या बोलता है अ वाइब्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास m, a vertical spring of stiffness 2k and a horizontal spring of stiffness k. चलो, the end A of the horizontal spring is given a horizontal motion xa of a sin omega t, xa of a sin omega t, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। The other end of the spring is connected to an inextensible rope that passes over 2 massless pulleys. Okay. Assume m is equal to 10 kg, k is equal to 1.5 kilonewton per meter and neglect the friction. The magnitude of critical driving frequency, critical driving frequency, which the oscillation of mass m tend to become excessively large. Okay, very interesting and very simple. देखिए क्वेश्चन में इतना फिगर वगैरह बना करके क्या करने की कोशिश करते हैं गेट में, आपको एक फियर फैक्टर देने की कोशिश करते हैं कि हमें लगता है कि यार बहुत फियरफुल, इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्या हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो गाइज अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे कुछ कठिनाई नहीं है। देखिए सबसे पहले बोलता है क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, यहां से भी किसी को ना समझ में आए तो बोला बिकमिंग एक्सेसिवली लार्ज, डिस्प्लेसमेंट एक्सेसिवली लार्ज, डिस्प्लेसमेंट एक्सेसिवली लार्ज बोल रहा है, क्रिटिकल बोल रहा है, मतलब कुल मिलाकर के आपको क्या निकालना है, ओमेगा एन निकालना है। गेटिंग माई पॉइंट, आपको ओमेगा एन निकालना है। आपको पता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे आपकी डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी को रीच कर जाती हैं, उसी को आप क्रिटिकल वेलोसिटी भी बोलते हो, क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हो। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकाल लेनी है। अब जब आपको क्वेश्चन में नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो भाई ये तो कहानी खत्म हो गई कि ये अब फोर्स लग रहा है एक्स ए साइन ओमेगा टी, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसको आप सिंपल नेचुरल वाइब्रेशन का क्वेश्चन मान करके सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये डाटा हो गया इररिलेवेंट, अब इससे कोई मतलब नहीं। तो अब कुल मिलाकर के हम क्या करें, तो हम अपना स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो मान लेते हूं कि मैंने इस एम को कुछ डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो मैंने इस एम को मान लीजिए, अगर अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। अब अगर हमने इस m को, तो m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल लगा लेंगे, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं कि मैंने m को थोड़ा नीचे की तरफ खिसका दिया, मैंने m को यहां से थोड़ा नीचे की तरफ इसको मूवमेंट दे दिया। लेट्स सपोज x से मैंने इसको मूव कर दिया। अब जब मैंने इसको x से मूव किया तो इस पर फोर्स क्या क्या आएगी। तो एक बार बताइए, अगर मैं कहूं कि x को जब मैंने इसको डिस्प्लेस नीचे किया तो एक तो पक्की बात है कि 2k इंटू एक्स आएगा। सर mg कहाँ गया, तो mg तो नहीं आता ना, mg और sx0 आपका इनिशियली कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब इनिशियल वेट और स्प्रिंग की स्टिफनेस की वजह से जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो mg तो लेते ही नहीं हम, mg से मतलब नहीं। अब क्या हो गया, 2k इंटू एक्स आ गया। अब दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जब आपने इसको नीचे किया तो यहाँ पर भी कुछ टेंशन आएगा, लेट इट बी T1, है ना। तो ये जो टेंशन आएगा T1, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर ये हो गया T1, है ना, एक टेंशन आ गया T1 इसमें।
है ना, और कोई फोर्स है, mg तो है नहीं, डे लैम्बर्ट प्रिंसिपल अभी लगाते हैं, ठीक है, डे लैम्बर्ट प्रिंसिपल भी अभी हम लगा देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, mx डबल डॉट को हमें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लूड कर लेना है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस T1 की बात करते। तो अगर इस T1 की बात करूं तो भाई एक टेंशन इस स्ट्रिंग में आया, एक टेंशन इस स्ट्रिंग में आया, है ना। अगर हम T1 की बात करें तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ कर लो, तो एक टेंशन इधर आया, एक टेंशन इधर आया। अब ये जो दो टेंशन्स आ रही हैं, ये जो दो हमारी टेंशन्स आ रही हैं, तो एक बात तो बहुत ही साफ हो गई कि सर T1 बराबर 2 टाइम्स टी के है ना, T1 बराबर 2 टाइम्स टी के है। अब T किसके बराबर है, तो देखो ये हिस्सा तो ग्राउंड हो गया, अब ये T ऊपर चला गया। अब एक बात सोचिए, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, ये x नीचे गया, तो ये x नीचे आया, ये भी x नीचे आया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 2x, राइट। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 2x। तो यहां पे जो स्प्रिंग की स्टिफनेस आई, स्टिफनेस की वजह से फोर्स आई, वो कितनी आई, k इंटू 2x के बराबर। और अगर हम बैलेंस करें फोर्स, तो t और ये k इंटू 2x बराबर होना चाहिए। तो सीधा सीधा T1 बराबर 2 इंटू के इंटू 2x कर दीजिए, या 2k इंटू एक्स कर दीजिए। तो T1 बराबर कितना हो गया, 4kx, है ना। T1 बराबर हो गया 4 इंटू के इंटू एक्स। तो ये हो गई इसकी फोर्सेस। तो जिसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, और जिसको फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं बनाना आता वो जरूर इस क्वेश्चन को गलत करके आया होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स मास डिस्प्लेस हुआ, इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने, तो एक्स मास नीचे लेकर के आए, तो नीचे वाली स्प्रिंग ने स्टिफनेस की वजह से फोर्स दी 2k इंटू एक्स, है ना। अब यहां का डिस्प्लेसमेंट x किया, तो ऊपर वाली स्प्रिंग पे डिस्प्लेसमेंट आया 2 टाइम्स x, ऊपर वाली स्प्रिंग पे डिस्प्लेसमेंट आया 2 टाइम्स x, तो वहां पे हमने स्टिफनेस मल्टीप्लाई की, इसका फोर्स निकला, उससे टेंशन निकल गई। अब ये वाला t और इधर जो T1 इस मास पे आ रहा है, वो T1 हमारा इस मास पे क्या हो गया, T1 हमारा इस मास पे आ गया हमारा 2 टाइम्स t, ओके। तो 2 टाइम्स t यानी कितना हो गया, 4 इंटू के इंटू एक्स। और डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर लीजिए, ये t हो गया, तो ये हो गए आपके t और t, राइट। ये हो गए आपके t और t, और इसकी डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई आपकी ऐसी, और इसकी डायरेक्शन हो गई आपकी इधर, ठीक है, क्योंकि ये एकदम करेक्ट डायरेक्शन है। ऑल्दो डायरेक्शन डजंट मैटर, क्योंकि वाइब्रेशन में बस आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिलना चाहिए, क्योंकि सारी फोर्सेस ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन में होगी, तभी वाइब्रेशन होगी। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ये हो गया T1, ओके, ये हो गया आपका T1। तो अब गाइस हमको ये बात समझ में आ रही है, हमको ये कहानी समझ में आ गई कि ये फोर्सेस आ रही है। अब डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल लगा लेते हैं। तो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल गाइस हमको क्या कहता है, तो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है अंडर द एक्शन ऑफ इफेक्टिव फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स अ बॉडी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम अगर इनर्शिया फोर्स यानी mx डबल डॉट को इंक्लूड कर लें तो हमारा बन जाएगा। तो कर लिया यहाँ पे mx डबल डॉट, ठीक है, और क्या आ रहा है, देखो 2k इंटू एक्स प्लस 2k इंटू एक्स, और ये कितना हो रहा था, ये हो रहा है आपका 4k इंटू एक्स प्लस 4k इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। बन गया क्वेश्चन, mx डबल डॉट प्लस 6k इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा एन क्या हो गया, रूट ओवर 6k बाई m, है ना। अब क्वेश्चन में तो देखिए बस एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम अगेन बना सकते हो तो इस क्वेश्चन में कुछ भी बड़ी बात है नहीं। तो ये हो गया ओमेगा एन। तो k की वैल्यू है हमारे पास क्या है, 6 इंटू 1.5, यूनिट चेक करिए, यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन में चेंज करना मत भूलें। व्हाट इज द मास, मास कहाँ गया, मास है 10 kg, तो डिवाइडेड बाई हमने 10 kg कर दिया, ये हो गया हमारा ओमेगा एन का वैल्यू इन रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से हम ओमेगा एन निकाल सकते हैं, चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं, आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो गया 6 है इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 10, सो 900, सो रूट ओवर 900, दैट मीन्स 30 रेडियन पर सेकेंड। कितना निकल के आया, यहाँ से निकल करके आ गया 30 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया रेडियन पर सेकंड में ही देना था, तो 30 रेडियन पर सेकंड हमारा आंसर हो गया। न्यूमेरिकल डाटा क्वेश्चन था, गेट 2024 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सो गाइस गेट 23 में 3 क्वेश्चन आए थे, गेट 24 में टॉम एंड वाइब्रेशन से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, और आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं, ठीक है।
सो गाइस आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे. विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.